नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर एक मिनट में, वो बुलेटिन जहां सिर्फ एक मिनट में हर एक खबर का पूरा विश्लेषण होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर एक मिनट की। मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला है। बीएसपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि अखिलेश की वजह से ही बीजेपी दोबारा सत्ता में आई है। साथ ही और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए, सुनिए जरा। मायावती ने अखिलेश यादव पर हमला बोला, बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया। सपा व बीजेपी ने अंदर अंदर मिलकर इस चुनाव को पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है, जिसके कारण बीजेपी फिर से यहाँ सत्ता में वापस आ गई है और इसके लिए सपा ही पूरे तौर से जिम्मेवार है। अखिलेश पर निशाना साधने के साथ ही मायावती ने राष्ट्रपति बनने की बजाय सक्रिय राजनीति में बने रहने का दावा किया। मैं अपनी जिंदगी में यूपी की फिर से मुख्यमंत्री बनने व आगे चलकर देश का पीएम बनने का ही सपना देख सकती हूँ, लेकिन देश का राष्ट्रपति बनने का तो सपना मैं कभी भी नहीं देख सकती हूँ। अखिलेश यादव के हर वार पर मायावती ने पलटवार किया और बचकानी राजनीति से बचने की सलाह दी। मायावती ने अखिलेश पर साजिश के तहत भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि अखिलेश यादव की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। वाले मुझे देश का राष्ट्रपति बनाने का सपना इसलिए देखते रहते हैं ताकि उनके लिए यूपी का सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाए, जो ये कदापि संभव नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव ने बीजेपी और बीएसपी पर मिलीभगत का आरोप लगाया था। साथ ही राष्ट्रपति चुनाव के बहाने तंज कसा था। ये बहुजन समाज पार्टी ने वोट दे दिया बीजेपी को। अब इंतजार इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी क्या मायावती जी को राष्ट्रपति बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। अखिलेश के इसी बयान के बाद मायावती ने तीखे तेवर दिखाए और अखिलेश पर विदेश भागने की कोशिश का आरोप भी लगाया। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दोहराया कि यूपी में कानून का राज है और यहां अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। सीएम योगी ने साफ किया है कि बीते 5 साल में बीजेपी सरकार ने राज्य के भीतर कानून व्यवस्था बेहतर की है और अब राज्य विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। उत्तर प्रदेश यही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में आज से 5 साल पहले दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, अराजकता फैलती थी। आज उत्तर प्रदेश में सर्वत्र शांति है, सौहार्द है, अराजकता गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। हर एक तबका आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि सरकार ने संकल्प के साथ काम किया है और हर चुनौती से उत्तर प्रदेश को बाहर निकाला। आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने वही कार्य किया। ये उत्तर प्रदेश 5 साल पहले बीमारू प्रदेश था, आज देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। नंबर 2 की अर्थव्यवस्था यूपी बन चुका है। इधर मऊ में सरकारी जमीन पर नमाज और हनुमान चालीसा को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। हिंदू संगठनों ने अब प्रशासन से दखल देने की मांग की है। हिंदू जागरण मंच ने बसारपुर इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा करके ईदगाह बनाए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो वो भी उसी जगह हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। के बगल में गांव है, वहाँ का ये प्रकरण है। वहाँ पर 2006 में एक ज़मीन है जो सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर स्टे हुआ है और 2006 के बाद 2008 में वहाँ पर हमारे मुस्लिम बाहुल के लोगों ने वहाँ पर अपना ईदगाह बनाया है, वहाँ पर पेंटिंग कराई है, गुंबद बना हुआ है। ये प्रकरण काफ़ी दिनों से था, लेकिन कुछ अराजक तत्व जो भाजपा के भी लोग थे उनको दबाया जा रहा है। पूरे मामले में शिकायत मिलने के बाद प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है और विवाद का जल्द समाधान निकालने का दावा कर रहा है। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच आईआईटी कानपुर में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद आईआईटी में बाहरी लोगों की एंट्री अगले आदेश तक के लिए बंद कर दी गई है।
आईआईटी कानपुर में विदेश यात्रा से लौटी प्रोफेसर की पत्नी कोविड पॉजिटिव पाई गई और अब प्रोफेसर भी संक्रमित हो गए हैं। एहतियात के तौर पर दोनों को आईआईटी कैंपस में ही आइसोलेट किया गया है। इस वक्त हम कानपुर के कोविड वार्ड में आप देख सकते हैं कोविड वार्ड 19 हेल्प डेस्क पूरा बना हुआ है। आज की डेट का करंट स्टेटस की बात करें तो आईसीयू एसडीयू के टोटल 80 बेड हैं। अभी फिलहाल यहाँ कोई मरीज नहीं है। अगर आइसोलेशन की बात करें 30 है, यहाँ भी कोई नहीं है। टीम पूरी मुस्तैद खड़ी है। चाहे स्टाफ की बात की जाए, स्टाफ नर्स की बात की जाए, यहाँ पूरा स्टाफ मौजूद है और यहाँ से प्रिकॉशंस पूरे लिए जा रहे हैं और यहाँ की पूरी टीम अलर्ट है। कहीं ना कहीं कानपुर के आईआईटी में 2 केसेस होने के बाद कानपुर में ये संख्या 6 को पार कर चुकी है, जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे के लिए परेशानी का सबब भी बनती जा रही है। कोविड कंट्रोल को लेकर प्रशासन पुख्ता तैयारियों का दावा कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आईआईटी में कई लोगों के सैंपल भी लिए। उधर उत्तराखंड में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी अब चंपावत से उपचुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे हैं। सीएम धामी ने बनबसा से टनकपुर तक रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ सांसद अजय टम्टा और पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी भी रहे। मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत के विकास के लिए हर संभव मदद उठाने का दावा किया। मैं प्रतिबद्ध हूँ, संकल्पबद्ध हूँ और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के तमाम विकास कार्य जो इन्होंने कैलाश गहतोड़ी जी ने बढ़ाए हैं उन सभी को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। नए आयाम यहाँ पर स्थापित करेंगे। माँ पूर्णागिरी और माँ शारदा ने मुझे बुलाया है इस क्षेत्र में और मैं संकल्पबद्ध होकर कहना चाहता हूँ कि ये क्षेत्र आने वाले समय में हर क्षेत्र में विकास का एक नया इतिहास बनाएगा। रोड शो के बाद सीएम धामी ने जनसभा भी की और उपचुनाव में जीत हासिल करने का भरोसा दिलाया। पूरे सड़क में जो हम लोगों ने आज लोगों का अभिवादन किया है, लोगों का धन्यवाद किया है, वहाँ देखा है जिस प्रकार माताओं के, बहनों के, हमारे नौजवानों के, बड़े बुजुर्गों ने जिस प्रकार से अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद दिया है। हम ऋणी हैं इस क्षेत्र में विकास की चीज़ों को आगे बढ़ाकर हम उनके ऋण से ऋण होने का काम करेंगे। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के हर युवा को स्मार्ट बनाने के लिए कारगर कदम उठाने का वादा किया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने युवाओं के टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे। इस दौरान सीएम ने दोहराया कि सरकार ने जो वादा किया है उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। इससे शासन ने तय किया कि हम प्रदेश के 1 करोड़ बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराएंगे और उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर यह कार्य प्रारंभ हुआ, जिसमें लखनऊ जनपद के अंदर ही अब तक हम लोग 1,06,151 टैबलेट और स्मार्टफोन जनपद को उपलब्ध करवा चुके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जरूरत के हिसाब से शिक्षा का तरीका बदलने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का सुझाव भी दिया। हमें समय के अनुरूप चलना होगा, समय के अनुरूप चलने की तैयारी करनी होगी और समय के अनुरूप जो भी चलता है वह हमेशा अग्रणी भूमिका में अपनी एक नई पहचान बनाता है। उधर उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारी तेज हो चुकी है। 3 मई से यात्रा का आगाज होना है, लिहाजा सभी इंतजाम पुख्ता करने का दावा किया जा रहा है। देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। राज्यपाल की इस मीटिंग में सभी विभागों के अफसर मौजूद रहे। राज्यपाल ने यात्रा की तैयारियों को लेकर रिपोर्ट मांगी, साथ ही कई निर्देश भी दिए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने साफ किया कि यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखना सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। यात्रा की तैयारियों के बीच सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब में बड़े बड़े ग्लेशियर अभी भी मौजूद हैं। 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल रहे हैं। तीर्थयात्रियों को यहां अच्छी बर्फ और बड़े बड़े ग्लेशियर दिखाई देंगे। भारतीय सेना ने कई बड़े ग्लेशियरों को काटकर पैदल मार्ग तैयार किया है, जिससे तीर्थ यात्रियों के चलने लायक रास्ता बनाया जा सके। लेकिन अभी भी ग्लेशियर काफ़ी बड़ा है जिसको आर्मी के द्वारा काटा जा रहा है। ऊपर भी आर्मी जो लगी हुई है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि जिस दिन भी यात्रा खुलेगी यात्रियों को बर्फ़ यहाँ पे दिखेगी, क्योंकि ग्लेशियर काफ़ी बड़ा हो, इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगा। दूसरा, बर्फ़ भले कम हो रही है, मेल्ट जल्दी हो रही है, लेकिन हेमकुंड साहब का मैंने देखा है कई सालों से। लखनऊ में बच्चों को वैक्सीन लगाने की रफ्तार बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बच्चों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की ओर से लगातार कोशिश की जा रही है। इसके लिए स्पेशल ड्राइव भी चलाई जा रही है। हमें कोई भी बच्चा जो हमारा 12 से 14 वर्ष का है उसे असंतृप्त नहीं छोड़ना है। इसी के लिए एक विशेष
अप्रोच लखनऊ में हम लोग अपना रहे हैं, विच इज़ क्लस्टर अप्रोच, अर्थात अगल बगल के 8-10 स्कूलों का एक क्लस्टर बना दिया गया। ये प्लानिंग पहले से ही सुनिश्चित की गई और फिर उस क्लस्टर के सभी बच्चों को 100% वैक्सीनेशन, तो इसको और भी अब तेज किया जा रहा है। लखनऊ में प्रशासन अगले एक हफ्ते में 12 से 14 साल तक के सभी बच्चों का वैक्सीनेशन करने की रणनीति पर काम कर रहा है। सीएमओ या जो एडिशनल सीएमओ जिनके द्वारा अगर किसी भी स्तर पर अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो कार्य योजना है उसको 100% नहीं किया जाए, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि हम लोग का यही प्रयास है कि अगले एक हफ्ते से 10 दिनों में 100% सभी बच्चों का भी वैक्सीनेशन हो जाए। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से मुसीबत बढ़ गई है। तमाम कोशिशों के बाद भी वन विभाग आग पर काबू पाने में नाकाम साबित हो रहा है। चमोली के जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी है। जंगल में लगी आग की चपेट में कर्णप्रयाग का केदारूखाल इंटर कॉलेज भी आ गया। वहीं रुद्रप्रयाग के अरखुंड गांव में 2 गौशालाओं में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते गौशाला के पास रखा चारा और सूखी घास जलकर खाक हो गई। इसके अलावा जोशीमठ के नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के पास सुनील गांव के जंगलों में भी भीषण आग लगी। जंगलों में लगी भीषण आग के बीच ही कालागढ़ टाइगर रिजर्व की तमाम रेंजों में तैनात 200 से ज्यादा दैनिक वन कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। 6 महीने से भी ज्यादा समय से सैलरी न मिलने की वजह से नाराज वन कर्मचारी जंगल में गश्त करना छोड़ चुके हैं। हमारी नहीं सुन रहा, हम कब से बोल रहे हैं कि हमें होली को का इनो की आपकी परसों आ जाएगी, कल आ जाएगी। होली से अभी तक हमें ये बोल रहे हैं कि आ रही है, आ रही है, आ रही है। इधर यूपी में बुलडोजर वाला एक्शन जारी है। अवैध कब्जा हटाने के लिए प्रशासन लगातार बुलडोजर का सहारा ले रहा है। बात के उस्मानगढ़ी इलाके में करोड़ों की जमीन से कब्जा हटाया गया। प्रशासन के मुताबिक तालाब की जमीन को पाटकर माफिया ने यहां पर कॉलोनी बसा दी थी। शिकायत मिलने के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और बुलडोजर चलाई। ये है उस्मानगढ़ी इलाका है, जहां पर कि ये उस्मान नामक व्यक्ति का ही मकान है, जिसको यहां बुलडोजर के द्वारा गिराया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि तालाब की जमीन थी जिस पर अवैध रूप से कॉलोनी बनाई खुद उस्मान ने, और अपनी ही कॉलोनी का नाम उस्मानगढ़ी के नाम से पूरी कॉलोनी काट दी। तस्वीरें देखेंगे आप, ये यहाँ बुलडोजर चल रहा है, इस मकान को ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसे तकरीबन 5 मकान हैं अकेले उस्मान के, जिसके खिलाफ भी पूरी कार्रवाई आज की जा रही है। जो इस जगह का नाम है, इस कॉलोनी का नाम भी बदलने के लिए कवायद तेज कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर जितने भी अवैध कब्जे हैं उन पर भी शासन और प्रशासन की नजर है। और उस्मानगढ़ी कॉलोनी गाजियाबाद के डासना कस्बे में सरकारी तालाब पर बसाई गई थी, जिसके खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया। बाहुबली बदन सिंह बद्दो के करीबियों पर भी बुलडोजर चला है और मेरठ में करीब 20 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त कर दी गई। मेरठ में बुलडोजर गरजा और बदन सिंह बद्दो के करीबियों की अवैध संपत्ति को ढहा दिया। बदन सिंह बद्दो अजय सहगल के साथ मिलकर अपना अवैध साम्राज्य चलाता था, लेकिन योगी सरकार आने के बाद न सिर्फ अजय सहगल को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, बल्कि पार्क की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई दुकानों को भी तोड़ दिया गया। ये लाल कुर्ती और परतापुर थाने में भी 2015 में इन पे एक्सटॉर्शन के मुकदमे लिखे जा चुके हैं। इस तरह से अन्य कार्रवाई भी पहले की जा चुकी है। अब ये जब जैसे ही हम लोग की जानकारी में आया और एमडीए की जानकारी में भी आया कि इन्होंने ये पार्क की ज़मीन थी जिस पे इन्होंने अवैध निर्माण करा रखा है, तो फिर उसके बाद सारे नियमों, सारे प्रावधानों का अनुपालन करते हुए एमडीए की टीम ने मेरठ के टीपी नगर क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। तोड़ी गई संपत्ति करीब 20 करोड़ रुपए की है। तो उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्यसभा कैंडिडेट की तलाश तेज कर दी है। प्रदीप टम्टा का कार्यकाल जल्द ही खत्म होने वाला है, लिहाजा उनकी जगह राज्यसभा किसे भेजा जाए, इसके लिए बीजेपी कसरत में जुटी है। केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसी अपेक्षा प्रदेश के नेतृत्व से की है कि आप एक पैनल बनाकर हमारे पास भेजें वहां केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में, जिससे कि प्रत्याशी का चयन हो सके। इसी प्रक्रिया में हम लोग 2 बार बैठ चुके हैं और आने वाले समय में बैठकर उस पैनल को हम केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजेंगे। बीजेपी कम से कम 6 नेताओं के नाम पैनल में भेजेगी। हालांकि उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला आला कमान को ही करना है। जो अपने पदाधिकारी हैं, जो अपने वरिष्ठ अपने नेता हैं, उनका नाम भेजेगा, लेकिन ये विशुद्ध रूप से केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय इस पर होना है। जिसको उचित समझेंगे उसको टिकट देंगे और वही जो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से प्रत्याशी होंगे। खबर 1 मिनट में रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए तुरंत लौटते हैं।